बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को सबसे पहले अभिवादन करके बहुजन नायक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी इनके महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर तथा बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के 7वें वर्धापन दिन के मौके पर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी नागपुर ग्रामीण की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय प्रकाश भाऊ जाधव, विदर्भ में या महाराष्ट्र में जांबुवंतराव धोटे जी को कौन नहीं जानता, लेकिन उनकी कन्या ज्वालाताई इन्होंने भी आज के कार्यक्रम में शिरकत की। मंच पर विराजमान हमारे सोशल वर्कर, यहाँ इस एरिया के पुराने साथी, पार्टी के विदर्भ के अध्यक्ष आदरणीय विशेष फुटाणे, महासचिव दहते, रमेश पाटिल, सर्व पदाधिकारी और इस हॉल में मौजूद सारे साथियों, भाइयों और बहनों, आज 9 अक्टूबर है और 9 अक्टूबर पार्टी का फाउंडेशन डे भी है और साहब श्री कांशीराम साहब का डेथ एनिवर्सरी भी है। आज देश के कोने कोने में कई जगह, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर कई प्रदेशों में, जैसे मैं 3 दिन पहले राजस्थान में था, कल ही नागपुर में पहुंचा हूँ, तो राजस्थान जैसे फ्यूडल स्टेट में भी, राजस्थान में भी कोई सोशल रिफॉर्म की हिस्ट्री नहीं है। राजस्थान एक पूरा का पूरा राजे रजवाड़ों का सरंजामी कल्चर का गढ़ रहा। ऐसे राजस्थान जैसे स्टेट में भी साहब श्री कांशीराम जी की डेथ एनिवर्सरी आज कई लोग मना रहे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कोई स्टेट बचता नहीं, चाहे दक्षिण भारत का हो या उत्तर भारत का हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हो या पश्चिमी भारत का गुजरात जैसे तबका क्यों ना हो, इस सारे प्रदेशों में आज बहुजन नायक मान्यवर साहब कांशीराम जी को क्यों याद किया जाता है, इसका एकमेव कारण अगर कोई है तो बाबा साहब के बाद हमारे सबसे सफल कामयाब बहुजनों के नेता साहब श्री कांशीराम जी रहे। यही एक बड़ी सच्चाई है। हर महापुरुष का अपना एक समय भी होता है, उनकी एक अपनी टेक्निक भी होती है। साहब श्री कांशीराम जी ने अपनी टेक्निक डेवलप की। उन्होंने जान लिया, समझ लिया कि इस देश में एक अनूठे अलग आंदोलन की जरूरत है, रणनीति की जरूरत है, और इसलिए उन्होंने कन्वेंशनल पॉलिटिक्स या कन्वेंशनल मेथड इसको त्याग कर नारे भी बनाए, तो ऐसे जिसका पता नहीं किसको चला था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये नारा भी इस धरती पर पहली बार गूंजा तो साहब श्री कांशीराम जी के माध्यम से। गैर बराबरी इस देश की जीन में भरी पड़ी है, चाहे समाज की गैर बराबरी हो, चाहे व्यक्तियों के बीच की गैर बराबरी हो, लेकिन जब तक ये गैर बराबरी की समाज व्यवस्था रहेगी, इस देश का सबसे शोषित कमजोर तबका कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगा।
मान सम्मान की जिंदगी जी नहीं पाएगा। यह साधारण सी बात लेकर अपने जाति में बटे हुए लोगों को इकट्ठा करना ये कोई आसान नहीं था। लेकिन जाति तोड़ो समाज जोड़ो ऐसे आंदोलन के माध्यम से, अब जाति तोड़ो समाज जोड़ो ये आंदोलन भी इस धरती पर अगर महाराष्ट्र की हो या भारत के धरती पर पहली बार करने का क्रेडिट भी अगर है तो वो भी कांशीराम साहब का है। 2 दिन पहले नागपुर के आरएसएस के सरसंघ संचालक को भी याद आया कि जाति को अब जस्टिफाई करना मुश्किल है, कास्ट मैकेनिज्म को जस्टिफाई करना मुश्किल है। तो उनको ये कहना पड़ा कि आज के ज़माने में जाति व्यवस्था को जितने जल्द हम त्याग कर सकते हैं उतना त्यागना चाहिए। ये संघ को चलाने वाले लोगों को आजकल समझ में आ रहा है, लेकिन फूले को तो बहुत पहले समझ में आया, बाबा साहब को तो बहुत पहले समझ में आया, छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू महाराज को भी समझ में आया, लेकिन नागपुर में बैठे हुए लोगों को बहुत देर से समझ में आया। लेकिन कहते हैं ना, देर से सही दुरुस्त होने के लायक तो बन रहे, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हम बुद्ध के परिवर्तन के सिद्धांत के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं। जब बुद्ध की बात आई तो 2-3 दिन में काफी घटनाएं नागपुर में हुई है जिनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। धम्मचक्र हाल ही में संपन्न हुआ, दीक्षा भूमि में बड़ा फंक्शन हुआ, उस फंक्शन के विरोध में भी कुछ लोगों के फंक्शन हो गए। मैं धम्मचक्र दिन के लिए जयपुर में था, इसलिए नागपुर में नहीं था। वहां एक फंक्शन के लिए चला गया था और इसलिए 5 तारीख को तो मैं नहीं था। लेकिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के मौके पर क्या होता है, क्या उस बुद्ध की विचारधारा जिसने इस देश को पूरे दुनिया में एक आइडेंटिटी दी है, दुनिया में बाकी किसी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी भगवान बुद्ध की है। जिस बुद्ध की आइडेंटिटी ने इस देश को एक नई चरम सीमा तक पहुंचाया था, उन्हीं के धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, जिस दिन सम्राट अशोक जी ने सब कुछ त्याग दिया और भगवान बुद्ध के रास्ते पर चले, उसी दिन को तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं। उसी दिन ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी एवला की 1935 की भविष्यवाणी को नागपुर की नागलोक की धरती पर साबित करते हुए सीमोल्लंघन किया। लेकिन आजकल धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के ऊपर क्या होता है, उसी पावन दीक्षा भूमि पर संघ और बीजेपी के नेताओं का बोलबाला रहता है। मैं नागपुर से जब यहाँ के लिए निकला तो रास्ते के बैनर और पोस्टर देख रहा था, आजू बाजू में कामठी बीच में आती है, तो कामठी में भी मैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के वो अपने डिजिटल बैनर देख रहा था, फ्लैक्सो देख रहा था, और एक तरफ वो जापान की महिला जिन्होंने ड्रैगन पैलेस के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए लगाए, उनकी तो तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ तो गडकरी जी की भी तस्वीर नजर आ रही थी, और गडकरी जी के बाजू में देवेंद्र फडणवीस की भी तस्वीर नजर आ रही थी। अब मैंने सोचा नागपुर ग्रामीण में कोई अलग धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, नागपुर की दीक्षा भूमि में कोई अलग धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, ग्रामीण में कोई अलग धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, और ये सारे लोग हम ही बाबा साहब का सपना साकार करेंगे इसकी दुहाई देते हैं। तो ऐसे लोगों के जब
तस्वीरें आजकल मार्केटिंग के माध्यम से हमारे तक पहुंच रही है, तो मुझे एक साथी ने सुझाव देते वक्त कहा सोशल मीडिया के माध्यम से, माने साहब अगले साल हम भी धम्म चक्र मनाएंगे, उसी दीक्षा भूमि पर मनाएंगे, लेकिन शर्त एक होगी, सुबह का ड्रेस जो गडकरी और फडणवीस पहनेंगे उसी ड्रेस के ऊपर उनको शाम को दीक्षा भूमि में आना चाहिए। अब सुबह की ड्रेस कौन सी पहनते हैं? सुबह की ड्रेस कौन सी पहनते हैं? पहनते हैं ना, तो शाम को भी उसी ड्रेस में आ जाए। आने वाला बेशरम, बुलाने वाला महाबेशरम। इसके बजाय और कह के अपनी जुबान गंदा क्यों करे? अपनी जुबान गंदा क्यों करे? लेकिन इसके पीछे आने वाले क्यों आते हैं और बुलाने वाले क्यों बुलाते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। बुलाने वालों को तो आज तक वो 5 करोड़ का एक इंस्टॉलमेंट मिला है, बाकी इंस्टॉलमेंट मिलना बाकी है। मजबूरी है भाई, बुलाना पड़ेगा। ठीक है, हमने नहीं बनाया बाबा साहब का जन्म शताब्दी स्मारक, ठीक है, हमने अंबाधरी का बाबा साहब का पुराना स्मारक गिरा दिया, उसकी जमीन भी आजकल हम बेचने में लगे हैं। क्यों? नागपुर में पूछने वाला एक बंदा नहीं, एक अंबेडकर की सही औलाद ये पूछने की हिम्मत नहीं करती कि भाई आपने वादा किया था, बजटरी प्रोविजन किया था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने रिजोल्यूशन किया था, वो आप तो काम नहीं कर पाए। जो पुराना था उसको भी गिरा दिया, नया तो नहीं बना पाए। ऐसे लोगों को क्या हक बनता है? कांशीराम साहब वो शख्स थी, इसलिए वो सवाल पूछते थे। कांशीराम साहब की कोई पारंपरिक राजनीति की कोई ना विरासत थी, खुद की विरासत उन्होंने पैदा की, हुक्मरानों को सवाल पूछकर परेशान करके। एक जमाना था कि जब आडवाणी, अटल बिहारी जैसे बड़े नेता भी कह रहे थे कि कांशीराम जी अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो उत्तर प्रदेश जिंदगी भर आपके हवाले में रहेगा। और कांशीराम जी का जवाब था, उत्तर प्रदेश लेकर सुखी रहने वाला मैं आदमी नहीं हूं, मुझे उत्तर प्रदेश तो जरूर चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली भी मैं लेकर रहना चाहूंगा। ये राजनीतिक तमन्ना लेकर काम करने वाले थे। किसी छोटे से सौदेबाजी में आत्मसंतुष्टि मानकर अपने आप को एक सीमित दायरे तक आंदोलन नहीं चला रहे थे, इसलिए उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। चाहे राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त शंकर दयाल शर्मा जी का आलोचना करने का मामला हो, या मंडल आयोग लागू करते वक्त वीपी सिंह को खुला आह्वान करके कि अगर आप राजा हो तो राजा की ताकत इस्तेमाल करो और मंडल आयोग इंप्लीमेंट करो। इस तरह का खुली भाषा में सिस्टम के चलाने वालों को, राजनीति के ठेकेदारों को सही मायने में सवाल पूछने का काम कांशीराम जी कर रहे थे। आपको शायद मालूम नहीं होगा, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और जब आजादी के 50 साल पूरे हो गए तो पार्लियामेंट का 2 दिन का अधिवेशन बुलाया गया था। संयोग से उस वक्त साहब श्री कांशीराम जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और जब ये स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया तो पूरा देश आजादी का महिमा मंडन कर रहा था। जब वो आजादी का महिमा मंडन कर रहे थे
तो कांशीराम जी ने अपने भाषण में कहा, भाई आजादी तो अच्छी बात है, किसी भी नए समाज देश के लिए जरूरी है, लेकिन आजादी अगर चंद लोगों तक सीमित रहे तो उस आजादी का बाकी लोगों के लिए मतलब क्या है। और मैं जिस लोगों के राजनीति के तहत इस संसद में पहुंचा हूं, तो मेरा यह फर्ज बनता है आपसे पूछना कि आप तो आजाद हो भाई, लेकिन मेरे लोग कहां हैं? मेरे लोगों की आजादी कहां है? आज भी इंडिपेंडेंट इंडिया में मेरे लोग अगर इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट लोगों की मेरी आवाज क्या है? और इसलिए जश्न मनाएंगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। जश्न आप मना लो, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों से जाकर देश के कोने कोने में ये कहूंगा, भारत तो आजाद हुआ, लेकिन हम लोग कहां आजाद हो गए? हम लोग अभी भी जाति व्यवस्था के, अछूतपन की व्यवस्था से, गैर बराबरी की व्यवस्था से, शोषण की व्यवस्था में अगर आज भी हम रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, तो हमारे लिए आजादी के मायने कौन से है? हमारे लिए आजादी का मतलब क्या है? आजाद भारत में बाबा साहब के बाद यही आवाज उठाने वाले शख्सियत थे साहब श्री कांशीराम जी। ये कोई और नहीं कर सका, और इसीलिए तो बहुजन आंदोलन के मूवमेंट के, जिसको हम सफल प्रैक्टिकल रूप देने वाले, जिन्होंने भारत के राजनीति को नए आयाम दिए, भारत के राजनीति में एक अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को सेंट्रल प्लेस देने का काम किया, वो शख्स है कांशीराम जी। उन्होंने कभी किसी की चमचागिरी नहीं की। ज्वाला जी ने उनकी किताब का याद किया, लेकिन जब नागपुर में जब देखते हैं ना, तो होलसेल में दिखते हैं, होलसेल में। और जो होलसेल में दिखते हैं वही बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। उनका बोलबाला दीक्षा भूमि पर रहता है। कांशीराम साहब ने कहा, जब तक ये बीच के रोड़े रहेंगे ना, हमारा काम मुश्किल होगा। और कितना मुश्किल होगा? तो उसी चमचा के कड़ी वाला एक बड़ा चमचा जिसको मोदी जी ने पालने के रखा है, क्या नाम है उसका? मोदी जी ने पाल के रखा है। हम दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे, लेकिन मैं कांशीराम के तालीम में गया और वो मोदी के तालीम में गया। अरे नागपुर में आके कहता है कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया तो इच्छा नहीं थी, एक मजबूरी के तहत। और नागपुर वाले चुपचाप सुनते हैं, किसी का खून खौलता नहीं, सबके खून का पानी हो गया, एक का भी खून खौला नहीं कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई। बाबा साहब ने हिंदू धर्म को सुधारने के मौके जरूर दिए, चाहे 1927 का महाड़ के चौधार तालाब का सत्याग्रह हो, 1930 के नासिक टेम्पल एंट्री प्रोग्राम हो, ऐलान किया 35 में, मुंबई में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस की 1936 में, और सीमोल्लंघन किया 1956 में। सालों साल लगा है, लोगों को तैयार किया। और ये तैयारी को कोई कल का गधा घोड़ा आकर ये कहे कि वो बाबा साहब की मजबूरी थी, तो कहने वाले भी नालायक है और सुनने वाले भी नालायक है।
कहने वाले भी नालायक है और सुनने वाले भी नालायक है। ये भाषा कांशीराम जी की है। ये जो मैंने भाषा का इस्तेमाल किया, ये कांशीराम जी की भाषा है। कांशीराम राजनीति में सफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। गधे को गधा कहना, घोड़े को घोड़ा कहना, बाप को बाप कहना और सांप को सांप कहना, ये कांशीराम की टेक्निक है। ये टेक्निक थी। अब इस टेक्निक को लगभग मार्जिनलाइज किया गया रिकंसिलेशन नाम के, समरसता के नाम पे, और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत जो झूठन रहता है वो दे के, और इन लोगों के माध्यम से जब कोई बड़ी विचारधारा, बड़ी एक आंदोलन की विचारधारा अगर उसकी ताकत कमजोर करनी है तो ऐसे पालतू लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने बसपा के बिखराव के बाद हम किसी के पालतू होने से नकार कर बाहर निकले और अपने पैरों पर खड़े हो गए। जो भी है अपने बाप के ताकत पर खड़े हैं, किसी के मेहरबानी के ऊपर नहीं। यह साबित करना जरूरी था, यह वक्त का तकाजा था, वो भी जरूरत था। और यह जरूरत हम भी आसानी से छोड़कर आसान रास्ते तो चल सकते थे, वैयक्तिक स्वार्थ के ऊपर हम भी तो चल सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जिन लोगों की नाल अगर सचमुच बहुजन उत्थान और परिवर्तन के आंदोलन के साथ जुड़ी है, वो लोग ऐसे छोटी मोटी चीजों में कभी लिप्त नहीं होते, कभी वो पकड़े नहीं जाते। पकड़ने वाले तो बहुत अपना अपना जाल लेकर घूमते हैं। मुझे लगता है कल भी दीक्षा भूमि पर एक तो पकड़ गया, लगभग ऐसा ही नजर आ रहा था। साहब आप आगे चलिए, हम अपनी पूरी ताकत आपके पीछे लगा देंगे। क्यों भाई, अपने ताकत के ऊपर भरोसा नहीं, उसके ही ताकत पे चलना है क्या? और वो कौन से गली में आपको कब छोड़ के आएगा पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि उन्होंने पिछले 50 साल में कितनी जगह किसको किसको छोड़ा है, इसलिए ज्वालाताई ने भी उनको छोड़ दिया है। जो समझने वाले हैं वो समझेंगे, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। मुझे याद है 1995 में हम लोगों ने पहली बार मुंबई में बसपा के माध्यम से साहब श्री कांशीराम जी के नेतृत्व में एक मोर्चा निकाला था। 95 की बात है। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी की सरकार थी और 95 में कांशीराम जी ने महाराष्ट्र में एक आंदोलन चलाया था। आंदोलन क्या था कि बहुजन उद्धारक राजा शाहू छत्रपति महाराज, इनका जो कार्य है महाराष्ट्र में, किसान से लेकर शिक्षा तक और कुरान के ट्रांसलेशन से लेकर कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पहुंचाने तक, उस शाहू राजा के काम को ध्यान में रखते हुए पुणे के यूनिवर्सिटी का नाम शाहू राजा की यूनिवर्सिटी रखना चाहिए, इसलिए ये पूरा आंदोलन चल रहा था। लाखों लोगों के सिग्नेचर दिए थे महाराष्ट्र से इकट्ठा करके। शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे और तब मोर्चा वो काला घोड़ा तक जाता था, यूनिवर्सिटी तक जाता था। हजारों का बड़ा मोर्चा था। कांशीराम जी ने उसको एड्रेस करते हुए कहा था कि शरद पवार जी, मैं आपके भलाई की बात कहने आया हूं।
शाहू राजा का नाम महाराष्ट्र के इतिहास में उजागर करना बहुत जरूरी है, आपको ही फायदा होगा। पुणे यूनिवर्सिटी को तब नाम नहीं था, सावित्रीबाई का नाम नहीं था। हमारी सीधी बात है कि भाई शिवाजी का नाम यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में है, शाहू राजा ने पुणे में जो डेक्कन एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनी उसके लिए करोड़ों रुपए दिए हैं, बीएचयू के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। शाहू के कार्य को बड़ा करने के लिए उनका नाम देने की जरूरत है। शाहू बड़े होंगे ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी बड़ी होगी। आप इनका नाम देंगे तो आप ही बड़े हो जाएंगे। लेकिन कांशीराम जी ने कहा था कि अगर आप नहीं दोगे तो आने वाले चुनाव में आप महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हुक्मरान नहीं होंगे। और सचमुच उसके बाद का जो चुनाव हुआ उसमें शिवसेना बीजेपी की सरकार आई थी, पवार जी की पावर चली गई थी। अब कांशीराम जैसे शख्स को शाहू महाराज क्या उनके रिश्तेदार यह कोई आना जाना ऐसा थोड़ा है। लेकिन आंदोलन की रिश्तेदारी सबसे बड़ी मजबूत रिश्तेदारी होती है, विचारों की रिश्तेदारी सबसे बड़ी मजबूत होती है। कांशीराम जी ने अपनी वैचारिक रिश्तेदारी बनाई तीन महापुरुषों के साथ। शाहू का नाम नहीं दिया तो शरद पवार को सुनाने के लिए वो पीछे नहीं हटे। और इसीलिए जिस शख्स ने अपने आंदोलन को आगे लेने के लिए कभी किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया, जब मैंने कहा कि किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया तो कोई कहेगा साहब जी उत्तर प्रदेश में मायावती को मुख्यमंत्री बीजेपी का सहारा लेकर तो बनाया, क्या वो समझौता नहीं था? और कांशीराम जी ने खुलकर इसका जवाब देते हुए कहा कि मैंने जिंदगी में कभी चुनावी समझौता कभी बीजेपी के साथ नहीं किया, चुनावी समझौता कभी नहीं किया। समझौता भी किया तो अपने फायदे के लिए किया, उनके फायदे के लिए नहीं। उनके साथ मैंने समझौता जरूर किया लेकिन मेरे कारण बीजेपी आगे नहीं बढ़ी, बीजेपी का फायदा उठाकर मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया, ये मेरी रणनीति रही। और ये आप देख लेना उत्तर प्रदेश में 3 बार मायावती को सीएम बनाने वाले कांशीराम जी है। वो थोड़ी मायावती की औकात थी, वो अलग बात है। कांशीराम जी की सफल राजनीति के कारण, चतुराई के कारण मायावती 3 बार पहले मुख्यमंत्री बनी। और जब 3 बार मुख्यमंत्री मिली तो कांग्रेस नीचे अपने आप चली गई थी और बीजेपी ऊपर उठ रही थी। कई लोगों ने कहा कि कांशीराम के राजनीति के कारण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो मर रही है लेकिन बीजेपी उठ रही है, बीजेपी को इसका फायदा होगा। कांशीराम जी ने कहा अब कांग्रेस ऊंची जगह पे है तो गिराना तो उसको है, जब बीजेपी उस जगह पे जाएगी तो यही कांशीराम बीजेपी को गिराएगा। और देख लेना उसी उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई 93 में, और 93 में कांशीराम जी ने मुलायम का हाथ ले लिया और मिले मुलायम कांशीराम हवा हो गए, ये नारा लगाकर बीजेपी को घुटने पर लाने का काम किया। तब से नदारद थी बीजेपी, तब से बीजेपी को रूट जमाने बहुत मुश्किल हो गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रूट कैसे जमे? जब कांशीराम की बीएसपी उनके बाद मायावती के हाथ में गई और मायावती के हाथ में जाने के बाद मायावती जब अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के हाथ में गई तो बीजेपी का फायदा हुआ, वहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी का फायदा हुआ।
आज शायद मायावती को पछतावा होता है, जिस तरह से आज हमारा महाराष्ट्र का शिव सैनिक भी बेचारा पछतावा करता है, परेशान है। कांशीराम जी की यहाँ नीति काम करती है कि सारे परेशान लोगों ने इकट्ठा होना चाहिए, और जो परेशान करता है उसको इतना परेशान करना चाहिए, इतना परेशान करना चाहिए कि वो जिंदगी में कभी किसी को परेशान करने लायक नहीं रहना चाहिए। इसलिए तो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स, अब एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स का तो दौर खत्म हो गया। बेचारी कांग्रेस अपने आप जीने की कोशिश कर रही है। कैसे जीने की कोशिश कर रही वो देख रहे हैं आप सारे लोग। लेकिन फिर भी हम कांग्रेस पार्टी को एंटी बीजेपी के स्ट्रगल में एक महत्वपूर्ण पार्टी दल मानते हैं। ठीक है, उनकी पुरानी गलतियां थी, लेकिन जब एंटी बीजेपी का दौर है तो बाबा साहब के बंदे जब नागपुर जैसे दीक्षा भूमि पर या नागपुर जैसे पावन भूमि पर जब आरएसएस और बीजेपी के लोगों को लेकर अपनी राजनीति करते नजर आती है तो बाबा साहब के चेलों के लिए यह बड़ी शर्म की बात है, यह दुख की बात है। लेकिन दुख की बात है यह कहना और उससे बाहर निकलने की कोशिश करना, यह बहुत जरूरत है। यह जरूरत कितने लोगों को महसूस होती है? मुझे नहीं लगता नागपुर के कारपोरेशन के चुनाव में ध्यान में रखते हुए हर कोई आदमी चाहेगा कि इससे बाहर निकले, नहीं, बल्कि उतर के उसके अंदर में जाकर जितने अंदर जा सकते हैं और वैयक्तिक लालसा और स्वार्थ की राजनीति करना चाहते हैं, वो राजनीति करने में अपने आप को गर्वित महसूस करते होंगे। ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी दुख की बात है। इसमें कोई बसपा वाला हो या और कोई हो, ये घिनौनी पॉलिटिक्स वो करते रहेंगे। लेकिन ऐसे वक्त पर भी जो फुले शाहू अंबेडकरी बहुजन विचारधारा है, ये आइडियोलॉजिकल संघर्ष है। ये आइडियोलॉजिकल संघर्ष को प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में अपने ताकत में तब्दील करने के लिए, बदलाव करने के लिए कांशीराम जी के रास्ते को छोड़ना नहीं तो बल्कि उस रास्ते पर चलना और भी जरूरी होता है और आवश्यक होता है। और हम लोगों ने तो 7 साल पहले यह तय किया था कि हम चलकर रहेंगे, चलेंगे, और उस कांशीराम की भाषा में कहेंगे कि हम अपने जिंदगी में सफल होंगे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें कम से कम किसी की गुलाम नहीं होगी, इसका पक्का भरोसा है। और उस भरोसे के साथ ये हमारी राजनीति होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाहिए, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ये चलना चाहिए, जहां हर आदमी के हक और अधिकार की, हकूक की बात हो, संविधान के दायरे में बात हो। अगर यह संविधान के दायरे में बात करने वाली अगर एक आंदोलन की चिंगारी ही खत्म की जाए तो फिर यह भविष्य कैसा होगा। और इसलिए हम हमेशा कहते आए कि बाबा साहब का, फुले का, शाहू महाराज का, हमारे बहुजनों के महापुरुषों का आंदोलन चलना बहुत जरूरी है। चाहे उसका रूप कभी विदर्भ आंदोलन का हो सकता है, कहीं उसका रूप कभी किसानों के आंदोलन के माध्यम से हो सकता है, कभी किसका रूप कभी छात्र आंदोलन के रूप से हो सकता है। जैसे मैं 2 दिन पहले जयपुर में था तो जाट महासभा के कार्यालय में मुझे उन्होंने फेलिसिटेट किया। जाट महासभा के कार्यालय में, वहां टिकैत जी के बहुत बड़े साथी वहां मौजूद थे और वो ये भी कह रहे थे कि हम अपनी तरफ से तो किसान आंदोलन देश में चलाते हैं, लेकिन बहुजन विचारधारा में फुले शाहू अंबेडकर के आइडियोलॉजी को उसके साथ जोड़ने की जरूरत को भी हम महसूस करते हैं। जब उत्तर प्रदेश का कोई जाट समाज का आदमी भी ये कहता है कि एक तरफ तो हम किसान आंदोलन तो चलाते हैं,
लेकिन किसान आंदोलन के साथ हिंदुत्व के नाम पर हमारे बहुजन समाज के लोगों को जब आरएसएस, बीजेपी जब हमारा धार्मिक बंधक बनाती है, तो धार्मिक बंधक ना बनाने के लिए हमारे पास बहुजनों की विचारधारा और उनका संघर्ष, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए बहुजन विचारधारा को भी अपनाना चाहिए। बहुजन शब्द का ही प्रयोग ना हो, इस बात को संघ परिवार बहुत कोशिश करता है। ओबीसी की कोई अलग आइडेंटिटी ना बने, संघ परिवार इसके लिए बड़ी कोशिश करता रहता है। इसलिए जनगणना नहीं होगी, नहीं होने देंगे, अलग अस्तित्व नहीं बनने देंगे। ये जो कभी खेल कांग्रेस पार्टी इस देश के दलितों के साथ खेलती थी, वही खेल आज पिछड़ों के साथ, ये ओबीसी समाज के लोगों के साथ यहाँ के सिस्टम, मोदी जी की सरकार खेलती हुई नजर आती है। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ उन्हीं पार्टी के दायरों में रहकर नहीं किया जा सकता, और इसलिए बहुजन विचारधारा के साथ रिश्ता जोड़ना ये भी उनकी ज़रूरत होती है। मुझे लगता है उस हिसाब से शिवसेना भी अब कल बदलने लगी है, इसीलिए हमारी वो सुषमा नहरे को भी वहाँ एक जगह मिलने लगी है। ये सबूत है, ये सबूत है, क्योंकि समय के साथ बदलना पड़ता है। और यही तो डायनामिक्स है, ये डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है। और कांशीराम जिससे बेहतरीन डायनामिक्स इस देश में कोई नहीं समझा। और इसलिए हमें हमेशा उन्होंने, चाहे आंदोलन हो या राजनीति हो, गतिवाद के सहारे, डायनामिज्म के सहारे आगे चलाते चलाते वक्त बहुत कम समय में, कितनी राजनीतिक उम्र मिली कांशीराम साहब को, बहुत कम समय की राजनीतिक उम्र में वो उस मुकाम तक पहुंचे कि उत्तर प्रदेश जैसे सूबों में कुछ चंद समाज के मुख्यमंत्री का बनना बिल्कुल नामुमकिन हुआ था। लेकिन उनके द्वार खोलने का बहुत गलत काम मायावती के माध्यम से शुरू हुआ, जिसके कारण काउंटर रिवॉल्यूशन की परवाह उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में देखने को मिली। आज जब पोलराइजेशन का एक बड़ा दौर है, कौन सा पोलराइजेशन? धार्मिक पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों को जो आपके लिए रिलीजन हो सकती है, लेकिन वो उसके लिए बेहतरीन तरीके से पॉलिटिकल टूल करके इस्तेमाल कर रहा है, हथियार करके इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ जोड़ दे रहे आक्रामक राष्ट्रवाद की, आक्रामक राष्ट्रवाद और धर्म के शिला के आधार पर खड़ा हुआ राष्ट्रवाद। इसकी कोई भी जगह भारतीय संविधान में नहीं है। ये गैर संविधानिक काम करने वाले लोग गैर संविधानिक तरीके से जब देश का संचालन करते हैं, तो संविधान चलाने वाले लोगों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। यह सवाल कौन उठाएगा? कौन सी पार्टी उठाएगी? आप देख लेना, कल 2 दिन से, खास करके कल रात से चुनाव आयोग का जब फैसला आया, तो बहुत से लोगों की यह टीका टिप्पणियां आई कि संवैधानिक संस्था लगभग खत्म होने के रास्ते पर है। यह पिछले 8-10 साल में क्यों बड़े पैमाने पर, क्यों यह जुबानें ऐसी तरह से चलने लगी? 4 दिन पहले देश की महिमावती राष्ट्रपति गुजरात के दौरे पे थी और उन्होंने स्टेटमेंट दिया, देश के लगभग 75% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, गुजरात का नमक खाते हैं। सुना ना आपने? क्योंकि नमक प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे ज्यादा है। अच्छी बात है भाई, नमक प्रोडक्शन में गुजरात अच्छा है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क रिवॉल्यूशन, दूध की क्रांति भी गुजरात में है।
वो तो कांग्रेस पार्टी के समय में है, लेकिन राष्ट्रपति का जो स्टेटमेंट आया कि देश के लोग 75% गुजरात का नमक खाते हैं, और सौभाग्य से उसी दिन रिपब्लिक टीवी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, और रिपब्लिक टीवी के ऊपर इंटरव्यू देना मतलब पूरा राशन पानी भर के जाना पड़ता है, उतनी ताकत लगती है। और जब बीजेपी का प्रवक्ता सामने था तो मैंने कहा भाई प्रोडक्शन तो नमक का है, सही है। गांधी जी ने भी नमक का सहारा लेकर एक राजनीति खड़ी की, वो उनकी टेक्निक थी। आप भी उसी नमक का सहारा लेकर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हो, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा नमक गुजरात में पैदा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा देश का ड्रग भी गुजरात में आता है। उस बारे में गुजरात को आप याद क्यों नहीं करते? उस बारे में आप गुजरात को याद क्यों नहीं करते? ये इस तरह का जो मॉडल डेवलप किया जा रहा है, ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये परसेप्शन के साथ कुछ लोगों को यह समझाया रहा है कि आपको विकास की राजनीति की तरफ चलना है कि धर्म के राजनीति की तरफ। और बीजेपी आज के समय में कह रही है कि हम दोनों का तालमेल बिठाकर चलने में लगे हैं। हमने विकास की राजनीति भी की है। अगर विकास की राजनीति की है तो जो हमारे यादव जी ने सवाल उठे, कितने किसान मरे, इसका जवाब वो आज तक नहीं दे पाए। डीजल पेट्रोल कितना, उसका जवाब नहीं दे पाए। आजकल सीएनजी गैस चढ़ गया, हम समझते हैं, रसोई गैस चढ़ गया, उसका जवाब वो देने लिए वो लेडी कौन सी है, वो बीजेपी की एक लेडी, वो रसोई गैस का वो लेके घूमती थी वो अपने कंधों पर। हाँ, वो ईरानी कोई है, वो आजकल नदारत आती है। ये डेवलपमेंट की राजनीति है, ये विकास की राजनीति है। अरे बहुजन आंदोलन के भी अपने विकास के कुछ पैगाम बाबा साहब अंबेडकर ने मुकामिल किए, हासिल किए। साहब कांशीराम साहब ने, जिस जमीन की बात हुई हम थोड़े समय पहले कह रहे थे, कांशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में जब सरकारें थी तो काफी जमीन का बंटवारा किया था। जितने भूमिहीन थे काफी लोगों को जमीनों का बंटवारा किया, और महाराष्ट्र में जितने भूमिहीन है उससे ज्यादा बढ़ने लगे। बढ़ने क्यों लगे? क्योंकि डैम आ गए, रास्ते बन गए, गांव के गांव उठा दिए, लोग भूमिहीन हो गए। भूमिहीन होने वाले लोगों की आबादी विदर्भ में है बड़े पैमाने पे। अमरावती में बोले हम शेरों को पालना है। आजकल शेरों को पालने का बहुत बड़ा शौक है। कोई अफ्रीका से आता है, कोई इधर से आता है। बचे हुए आदमी का भी ध्यान रखो थोड़ा बहुत। वो मेलघाट में व्याघ्र प्रकल्प, मैंने सुना है कुछ लोग गढ़चिरौली में भी व्याघ्र प्रकल्प करना चाहते हैं। आदिवासी को तबाह करना चाहते हैं, उसकी जमीन लूटना चाहते हैं, उनकी जमीन लूटना। एक तो पैसा कानून के अंदर आने वाले कई सारे गांवों को बर्बाद किया, खनिज मैग्नेज के नाम से जो सुरजागढ़ में चल रहा है। वहां के लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, उस बारे में फडणवीस इनको कोई सवाल नहीं पूछता विदर्भ में। क्योंकि देवेंद्र जी आप कई बार वहां गए थे, सुरजागढ़ के लोगों के साथ वादा किए थे, गढ़चिरौली के लोगों के साथ वादा किए थे कि यही बड़ी फैक्ट्री बनेगी, कारखाना बनेगा, इंडस्ट्री बनेगी और आदिवासी के बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये सवाल कोई पूछने वाला विदर्भ में मजबूत नेता नहीं पैदा हो गया है। ज्वाला ताई, ये काम आप आसानी से कर सकती है। विदर्भ में काफ़ी जगह खाली पड़ी है, आप आगे चलते रहो, हम आपको साथ देने का काम करेंगे। जगह भरने की जरूरत है, जगह बहुत खाली पड़ी है, हिम्मत से काम करने की जरूरत है, अपने पैरों पर चलने की जरूरत है। देर लग सकती है, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है।
इतिहास उनको याद करेगा जिन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, उनको नहीं याद करेगा जो अन्याय करके हुक्मरान बने हैं। तो हमें कौन सी जगह पे जाना है, इसका फैसला ये बहुजन आंदोलन बताता है और हम उसके आदी हैं जो लड़ाई लड़ना पसंद करते हैं। नहीं होंगे हुक्मरान, कोई बात नहीं, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ना बहुत जरूरी है और यही लड़ने का रुतबा कांशीराम साहब ने सिखाया। क्या कांशीराम साहब को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने की ऑफर नहीं आई थी? बीजेपी ने ऑफर दी थी कि राष्ट्रपति आपको बनना है और ये कांशीराम साहब ने सीधे कहा था कि भाई रबर का ठप्पा थोड़ा मुझे बनना है, पूरे देश के कोने कोने में घूमकर ये मैं पापड़ भेल रहा हूं, वो राष्ट्रपति बनने के लिए बन रहा। मैं तो चाहता हूं कि 3-4 जगह पे आपके जैसे लोग कभी जिंदगी में ना बैठे, उनको हटाने में मैं लगाऊं, और आप कहते हो आपके साथ आकर मैं वहीं बैठ जाओ, तो ये मेरे फितरत में नहीं है, ये मेरा चरित्र नहीं है। तो सिस्टम के खिलाफ बगावत का नाम है कांशीराम, व्यवस्था के खिलाफ एक बगावत का नाम है बहुजन आंदोलन, और यही बहुजन आंदोलन चलाना ये कोई मामूली आसान बात नहीं है। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम के समय पर खास करके मुझे लगता था जितनी घटनाएं 3-4 दिन में नागपुर में हुई, तो मुझे लगता था ये प्रोग्राम नागपुर में होना जरूरी था, लेकिन हम लोगों ने पहले ही तय किया था कि यह ग्रामीण को होगा, क्योंकि 14 तारीख को हमारा प्रोग्राम नागपुर सिटी के लिए है, 15 को भंडारा के लिए है और 16 को गोंदिया जिले के लिए है। हम अपना प्लान करके अपने काम के मुताबिक चलते हैं, अपने वर्कर, अपना आंदोलन, अपनी विचारधारा, इनको सहारे लेकर चलते हैं। और इसीलिए एक वेल प्लान के तहत, डिजाइन के तहत ये प्रोग्राम ग्रामीण इलाके में रखने का ये हमारे ग्रामीण के साथियों ने इच्छा जाहिर की थी, और उसका बड़ा भारी श्रेय हमारे फुटाने जलते जी, बहुते ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर और तमाम सारी साथी है, महिलाएं हैं, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका भी अभिनंदन करना जरूरी है। उन्होंने ऐसे बेहतरीन कार्यक्रम को लगाया। यादव जी ने कहा 7 साल जर्नी है, 1.5 साल तो गया, कोविड में गया, और पार्टी बनाते वक्त हम लोगों ने 10 साल का एक टारगेट बनाया था कि 5 साल में हम अपना एग्जिस्टेंस खड़ा करेंगे, अस्तित्व खड़ा करेंगे, और अगले 5 साल में अस्तित्व के आगे वाला पड़ाव हासिल करेंगे। 5 साल अस्तित्व हो गया, बहुजन आंदोलन ही नहीं तो महाराष्ट्र के राजनीति के चुनावी प्रयोग जैसे महाविकास आघाड़ी में भी हम लोगों ने अपनी जगह बना ली, लेकिन जगह बनाने में भी हम किसी के पैरों पे जाकर नहीं गिरे पड़े, ना वो हमारा चरित्र है, ना हमसे कभी जिंदगी में होगा। और इसलिए भी कांशीराम जी की वो स्लोगन आपने लिखी है कि जिनको भी मूवमेंट में आना है, आंदोलन में आना है, सोच समझ कर आए। ये उन लोगों का है जो इस कठिन वाले, मुश्किल वाले रास्ते पर चल सकते हैं, उनके लिए है। जिनके लिए हॉबी है, उन लोगों के लिए ये रास्ता नहीं है। और इसलिए जो भी आए वो सोच समझ कर आए। सोच समझकर हम लोगों ने फैसला लिया था। और यादव जी इसी हॉल में पार्टी बनने के पहले शायद मैं आया था, बसपा छोड़ी थी, और पार्टी बनने के पहले यही हमारे फुटाने साथी है, वो हमारे निको से ताई है, बहुत से लोग हैं। इसी हॉल में वो प्रोग्राम ओबीसी बैनर तले हुआ था, और पार्टी बनने के पहले 1 लाख रुपए का डोनेशन यहाँ के ही हॉल में, इस मीटिंग में आप लोगों ने पार्टी को दिया था।
उसके बाद मैं सेकंड टाइम इसी हॉल में आया हूं। मतलब जड़ें जितनी गहरी होगी उतना पार्टी आंदोलन मजबूत होगा। जड़ें गहरे बनाने की जरूरत है, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे और कोई तबका हो। हर तबके में जड़ें मजबूत तरीके से बनाने की जरूरत है। और इसलिए अभी पार्टी के माध्यम से क्या नहीं किया, 5 साल में जितने आंदोलन किए उतने हमने बीएसपी में भी अपने जिंदगी में नहीं किए। रिजर्व बैंक के ऊपर मोर्चा निकाला था हम लोगों ने, किस लिए? मोदी ने नोट बैन बाद में किया, हम लोगों ने पहले मोर्चा करके डिमांड की थी करप्शन अगर हटाना है तो छोटी नोटों में करप्शन नहीं होता, बड़ी नोटों में। और तब 1000 रुपए की नोट थी, 500 रुपए की नोट थी। 27 जुलाई 2016 हम लोगों का मुंबई में मोर्चा जब था तो उसमें ये भी एक मुद्दा था कि अगर करप्शन हटाना है तो करप्शन 100-200 रुपए के नोट में नहीं होता, बड़े नोटों में होता है। और तब बड़ी नोट 500 और 1000 की थी। मोदी जी ने हमारी बात शायद आधी सुनी, उन्होंने 1000 की नोट तो बंद कर दी, लेकिन करप्शन को डबल करने के लिए 2000 रुपए की नोट लाई, 2000 की नोट लाई। रामदेव बाबा क्या क्या इस्तेमाल होते हैं इनके। रामदेव बाबा का इस्तेमाल हुआ। वो दूसरे एक है बाबा हरि हरि, क्या है वो, शंकर हला है ना कोई, क्या नाम है उनका? हाँ, वो गंगा किनारे कभी गए थे गंगा को साफ करने के लिए, वो भी कहने लगे थे आने दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे। सपने बहुत जमकर बेचे, इतने बेचे कि कांग्रेस वाले बेचारे देखते रहे कि बेचे तो बेचे क्या, अब सपने बेचकर खत्म हो गया, इसलिए अब देश को बेचने में निकले। अब सपने भी नहीं बचे, देश की इंडस्ट्री बेचने में लगे, देश की जमीनें बेचने में लगे। क्या नहीं, क्या नहीं, नौकरियां बेची गई, आउटसोर्सिंग बेचना नहीं तो क्या है, बेची गई। चमन को बर्बाद करने के लिए जब एक ही उल्लू काफी है, किसी का शेर है, चमन को बर्बाद करने के लिए जब एक ही उल्लू काफी है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा जब हर दाल पे कई उल्लू बैठे हैं। हर दाल पे, कौन सी दाल छोड़ी है? आदिवासी को नहीं छोड़ते, ओबीसी को नहीं, किसको नहीं? कौन से कानून नहीं लाए उसके लिए? वो भी लाए। यूएपीए से लेकर कौन से नहीं लाए? कई सारे हथियार इस्तेमाल किए। अब सपना है कि रूस का पुतिन भारत में पैदा हो, रूस का पुतिन, रशिया का पुतिन भारत में पैदा हो। और जिस तरह से पुतिन ने अपने आजीवन पावर में रहने का बंदोबस्त किया है, भारत के सत्ता में बैठे हुए लोगों को वही सपने नजर आ रहे हैं कि हम भी पुतिन जैसे लोग इस देश में बनकर रहे। इसलिए हर संवैधानिक संस्था को तोड़ मरोड़ कर पैरों तले दबाया। हो सकता है कल कोविड के कारण रुके थे, इसके बाद में वो हो सकता है एनआरसी का प्रयोग देश भर करेंगे और एनआरसी का प्रयोग करके उनके खिलाफ जाने वाले वोट रोकने के लिए
वो वोट को भी आपके हाथ से निकाल कर रहेंगे। इतनी घिनौनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके रास्ते में भारत का संविधान और बाबा साहब बीच में चले आते हैं। बहुजन आंदोलन की चिंगारी हो, वो रास्ते में आती है। मुझे लगता है बहुजन आंदोलन की चिंगारी जितनी हम मजबूत करेंगे उतने वो बैकफुट पे जाएंगे, और जितने हम कमज़ोर करेंगे उतने वो फ्रंट फुट पे आएंगे। तो उनको फ्रंट फुट पे रखना है या बैकफुट पे रखना है, इसका अगर फैसला करना है तो बहुजन आंदोलन भी इस देश की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिस कड़ी के माध्यम से भारत के राजनीति को बदलकर साहब श्री कांशीराम जी ने रख दिया। उसी कड़ी को मजबूत करने के लिए आजीवन हम लोग अपने तन मन धन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, किसी भी वैयक्तिक स्वार्थ और लाचारी का कहीं भी शिकार न होते हुए उसी नक्शे कदम पर चल कर रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ, एक बड़े संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत।